मादा युग्मकोर्भिद संरचना एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपनी जो पादप प्रजनन है उसकी कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में पढ़ा। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, तो इनकी विधियों को अपने पहले पढ़ चुके हैं। और अब जो लैंगिक जनन है वो पादप के कौन कौन से भागों से होता है, वो कौन कौन से भाग हैं, किस प्रकार बनते हैं, आगे उनमें युग्मक का निर्माण कैसे होता है, वो इस लेसन में अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि लैंगिक जनन में कौन कौन से पौधे के भाग होते हैं। जैसे पुंकेसर नरजन नाम के रूप में पौधे का भाग, और दूसरा स्त्री केसर जो मादा नाम के रूप में होता है। ये दोनों लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। तो जो आज अपने नरजनन यानी पुंकेसर का परिवर्तन, पुंकेसर में युग्मकों का निर्माण किस प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पुंकेसर है उसकी संरचना, अपनी उसकी पहचान कुछ कैसे कर सकते हैं। तो पुंकेसर एक पतली नलिका रूपी संरचना होती है जिसके ऊपर दो लोब्स यानी पानियों से बने हुए एक टोपीनुमा संरचना बनाई होती है। तो पुंकेसर है इसके तीन भाग होते हैं। जो लंबी तंतुनुमा संरचना होती है उसे पूतंतु कहा जाता है। उसके बाद इसके सिरे पर, शीर्ष पर जो दो पानियों से बनी हुई संरचना उसे परागकोश कहते हैं। जहाँ से पूतंतु है परागकोश आपस में जुड़े रहते हैं उसे योजी कहा जाता है। तो ये सभी पुंकेसर के भाग हैं। तो आप पुंकेसर के भाग लिखोगे तो कौन कौन से पुंकेसर के भाग हैं वो तीन आपने नोट करने हैं। सबसे पहले पूतंतु, दूसरा है परागकोश, तीसरा है योजी भाग। इन भागों के बारे में अपने पढ़ेंगे। सबसे इसमें मेन भाग है परागकोश। परागकोश में परागकणों का विकास होता है। अब इसमें जो परागकोश है, इस परागकोश का परिवर्तन कैसे होता है कोश में, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो परागकोश है सबसे पहले ये एक कोशिका से प्रारंभ होता है जिसे प्रप्सु कोशिका कहते हैं। प्रप्सु कोशिका यह प्रारंभिक कोशिका होती है जो आगे विभाजन करती रहती है और परागकोश का निर्माण होता है। जैसे प्रप्सु कोशिका है वो प्रारंभिक रूप में इस प्रकार से होती है, फिर इसमें विभाजन होता है। अगर ये इस तरह से विभाजित होगी तो इसे परिणतिक विभाजन कहते हैं, यानी दो परतों के रूप में कोशिकाएं विभाजित हो जाती है और दो केंद्रक बन जाते हैं। फिर ये कोशिकाएं आगे और विभाजनशील होती हैं और उसमें एक ही कोशिका को इस तरह से दो भागों में बंट जाती है जिसे अपनतिक विभाजन कहते हैं। तो जो प्रप्सु कोशिका है उसमें अनेक विभाजन होते हैं और कोशिकाएं बनती रहती हैं जो आगे पूरी वृद्धि करके परागकोश का निर्माण करते हैं। तो जो प्राथमिक या प्रप्सु कोशिका है ये आगे दो कोशिका में बढ़ जाती है तो जिसमें परिणतिक और अपनतिक विभाजन होते हैं। जब ये एक कोशिका दो भागों में बढ़ती है यानी प्रारंभ में इस प्रकार एक कोशिका जब ये दो कोशिकाएं बनाती है तो इन्हें दो भागों में बांट दिया जाता है जिसे प्राथमिक भित्ति कोशिका जो बाहर की तरफ होती है और दूसरी है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है ये परागकोश की बाहर वाली संरचना का निर्माण बाहरी भाग का निर्माण होता है किससे?
प्राथमिक भित्ति कोशिका से। ये भित्ति कोशिका इस तरह से परिमितिक और अपनत्व विभाजन करती जाएगी और पराग कोश को इस प्रकार से बनाती जाएगी। बाहर वाली भित्ति है वो ऐसे बनती जाएगी। फिर इसके बाद में है दूसरी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का कार्य है पराग कोश के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण करना। यानी अगर ये भित्ति कोशिका बन गई और इसके बाद में जो बीजाणुजन कोशिका इस तरह से इसके अंदर अनेक बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। तो प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणु कोशिका दोनों प्राथमिक कोशिका होती है। इनमें प्रमुख कार्य प्राथमिक भित्ति, बाहर वाली भित्ति का निर्माण और बीजाणुजन कोशिकाएं ये है बीजाणुओं का निर्माण करती है। जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं यह सीधे ही मात्र कोशिका में बदल जाती है। ये किसमें बदल जाती है? सीधे मात्र कोशिका, यानी इसे लघु बीजाणु या फिर सीधे मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाती है। और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका ही आगे फिर अनेक बीजाणुओं का निर्माण करती है। और जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है इसके आगे और भाग होते हैं, जैसे ये 3-4 भागों में बंटेगी। जो है बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम यानी अंतःत्वचा, और उसके बाद में टेपिटम, ये सारे प्राथमिक भित्ति कोशिका के भाग होंगे। तो इस तरह से जो पराग कोश है इसमें 2 विभाजन प्रारंभिक होंगे। आगे अपने जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है इसके कौन कौन से भाग हैं वो पढ़ते हैं। तो जो प्राथमिक भित्ति कोशिका थी ये आगे 4 भागों में बंटी होती है, जैसे बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम या अंतःत्वचा, मिडल लेयर या मध्य परत, टेपिटम या कोशिकातक कहते हैं। तो प्रारंभ में प्रक्षु कोशिका इस तरह से एकल होती है, एक ही कोशिका होती है, एक ही कोशिका होती है जो बाहर से इस तरह से घिरी रहती है। जो प्रक्षु कोशिका ये 2 विभाजन करती है और प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनाएगी। फिर प्राथमिक भित्ति कोशिका है इसके इस तरह से ये 4 भागों में बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम, मध्य परत और टेपिटम बनाएगी। जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है यह अनेक बीजाणु कोशिकाएं बनाएगी। तो ये आगे इस तरह से इस भाग में चली जाती है, जिसमें क्या एक बाह्य त्वचा या बाह्य भित्ति कोशिका बन जाती है, एक कोशिका। फिर आगे इसमें और विभाजन होते हैं और ये बहुत सारी कोशिकाएं बाह्य त्वचा के रूप में चारों तरफ इस तरह से इसके बन जाएंगी, जैसे यहाँ इसमें दिखा रखे हैं ये वाली। फिर इसके बाद में जो अंतःभित्ति, ये अंतःत्वचा यानी एंडोथीसियम का निर्माण करती है। एंडोथीसियम मतलब ये एक कोशिका विभाजन करती जाएगी और इस तरह से ये दूसरी लेयर है ये वाली बनाएगी। फिर जो बीजाणुजन कोशिका अंदर वाली सबसे जो अंदर की तरफ होती है ये बीजाणुजन कोशिका होती है। प्रारंभ में एक होती है, फिर आगे इसमें और विभाजन होते हैं और ये परिणतिक और अपनतिक विभाजन करके इस तरह से कोशिका में बदल जाते हैं। अब इसमें देखो सबसे जो बाहर वाली भाग है यह बाह्य त्वचा, फिर सेकंड नंबर एंडोथीसियम या अंतःत्वचा, एंडोथीसियम या अंतःत्वचा। उसके बाद में है जो अगली परत घेरे हुए से 2 या 3 परतों के रूप में होती है, जिसे मध्य परत या मिडल लेयर बोलते हैं। और जो सबसे अंदर वाली होती है अनेक कोशिकाएं गोल होती हैं जो बाहर से किससे टेपिटम से घिरी रहती हैं। ये बाहर वाली परत है टेपिटम। इस टेपिटम या कोशिका के अंदर ये सारी कोशिका होती है, ये कहलाती हैं
बीजाणुजन कोशिकाएं, बीजाणुजन कोशिकाएं। तो इस प्रकार से एक ही कोशिका ने आगे विभाजन करते करते बीजाणुओं का निर्माण किया। तो याद रखना, सबसे पहले प्रप्सु कोशिका बनती है, वो प्रप्सु कोशिका होती है परागकोश की। वो प्रप्सु कोशिका में विभाजन होता है और प्राथमिक भित्ति कोशिका बनती है। प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका अलग अलग दो कोशिका होती है। भित्ति कोशिका बाहर परागकोश की भित्ति का निर्माण कर देती है और जो बीजाणुजन कोशिका है ये बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो धीरे धीरे ये आगे और विभाजन करती रहती है और एक पूरे परिपक्व परागकोश का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये परागकोश की जितनी कोशिका होती है उनका परिवर्तन होता है। तो इन कोशिकाओं की परत किस प्रकार होती है, ये क्या कार्य है इनके, ये अपने नेक्स्ट वीडियो